सो 194 आर को डिस्कस करते कि 194 आर क्या बोलता है। सुनना फटाफट से, सिंप्लीफाई करते 194 आर को। ये बोलता है कि भाई डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन बेनिफिट और परक्यूसिट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आपने बिजनेस और प्रोफेशन के रिगार्डिंग कोई बेनिफिट और परक्यूसिट्स रिसीव किए हैं तो आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। अब ये बोलता है कि एप्लीकेबिलिटी और रेट क्या है। सबसे पहली बात तो सुनना, सबसे पहले अपन बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी और रेट के बारे में। तो इनका सिंपल सा फंडा है कि भाई साहब कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, ठीक है, जो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टू अ रेजिडेंट, किसी रेजिडेंट को कोई बेनिफिट प्रोवाइड करता है। यानी कि सर यहाँ समझना, ये जो है वो बीबी सर है और ये जो है वो आकाश सर है। अगर बीवी सर क्या कर रहे हैं, आकाश सर को कोई गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं बिजनेस कैपेसिटी में, ठीक है, तो यहाँ ये उन्हें बेनिफिट दे रहे हैं। अब एनी पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टू अ रेजिडेंट, तो ये रेजिडेंट है जिन्हें ये सर्विस दे रहे हैं या बेनिफिट दे रहे हैं। बेनिफिट और परक्यूसिट्स वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नोट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हें कैश ही दें, कैश और काइंड कुछ भी चलेगा, या फिर एंड भी लगा सकते हो, दोनों दे रहे हो। अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और टू द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन, तो सर बाय सच रेजिडेंट, इस रेजिडेंट के द्वारा, इस रेजिडेंट को जो सर्विस दी जा रही है या जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं वो इन्होंने इनकी प्रोफेशनल कैपेसिटी में दिया होगा, ऑब्वियस सी बात है, या फिर अगर आप अपनी बिजनेस कैपेसिटी में दे रहे हो। ये समझ में आया, ठीक है। हैज़ टू बिफोर प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट ऑफ परक्यूसिट्स इट एस केस में भी टू सच रेजिडेंट, उस रेजिडेंट को क्या करना पड़ेगा, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा 10% के रेट से वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ वैल्यू ऑफ सच बेनिफिट ऑफ परक्यूसिट्स। यानी कि सर, और मैं बता दूँ ये पेड बेसिस पर होता है। यानी कैसे, एक काम करते हैं, देखो यहाँ मैंने आपको बोला कि ये बीवी सर है, यहाँ मैंने बोला कि ये आकाश सर है। अगर बीवी सर ने कोई भी बेनिफिट दिया तो बीवी सर क्योंकि रेजिडेंट है, ये भी रेजिडेंट है, अब जो बेनिफिट दिया वहाँ पर क्या होगा, ये टीडीएस काटेंगे, ठीक है। अब यहाँ सुनना, रेट जो है वो क्या होगी, तो इनका कहना है कि सर जो रेट होगी वो होगी 10%, 10%, मीनिंग ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल ऑफ प्रोवाइडिंग। तो अब यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो मैंने आपको बताया था कि भाई वो पर्सन, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो है ये कह रहा है कि ये होलली इन काइंड और पार्टली हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ टीडीएस नहीं कटेगा। कहाँ कहाँ टीडीएस नहीं कटेगा, नो टैक्स। अगर 194 आर में टीडीएस नहीं कटेगा अगर आपका जो फाइनेंशियल ईयर में जो बेनिफिट है ना एक रेजिडेंट के द्वारा उस सच रेजिडेंट को 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, डज नॉट एग्जिट 20,000 रुपये, यानी कि 20,000 तक है, उससे ज़्यादा नहीं है। कैसे, कहा गया हमारा एग्जाम्पल, सर बीवी सर ने जो गिफ्ट दिया वो 20,000 रुपये का ही है, तो एग्जिट। पूरे साल का देखना इन पर्सन ने इसको कितना दिया। अब में भी हो सकता है इनको कहीं से और से बहुत सारे आ जाए, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। एक रेजिडेंट ने दूसरे रेजिडेंट को कितना गिफ्ट दिया, अगर वो 20,000 से ज़्यादा का है तो ही टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आएगी, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। दूसरा, जो इंडिविजुअल है, जैसे ये बीवी सर है, तो अगर ये टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं ना तो हम इनका टर्नओवर और इनका ग्रॉस रिसीट देखेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आता है ना कि हाईजेक में अब रिया हाईजेक हो गया है, अब एसआर हाईजेक हो गया है, तो वैसा, क्योंकि यहाँ टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर होने पर ही आप टीडीएस काट पाओगे और ग्रॉस रिसीट आपकी 50 लाख से ऊपर होने पर ही आप टीडीएस, हाँ जी। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा टर्नओवर देखने वाली बात हो गई, ठीक है, टर्नओवर देखने वाली बात हो गई, ठीक है। अब सीबीडीटी के पास पावर थी और इस पावर से उन्होंने कुछ काफ़ी सारे क्वेश्चन जनरेट किए, है ना।
अब देखो सर, सबसे पहले ये क्या क्या क्वेश्चंस जनरेट किए अपन देखते हैं। अब ध्यान से सुनना। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो कहता है कि भाई साहब, अगर कोई पर्सन बेनिफिट और परक्यूसिट्स प्रोवाइड कर रहा है और वो टैक्सेबल है अंडर सेक्शन 28(4) के अंदर, तो क्या आप उसी पर जो है वो TDS कटेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। TDS आपको हर एक बेनिफिट पे निकालने का है, हर एक बेनिफिट पे डिडक्ट करने का है। अब यहाँ पर एक NR की बात हो गई थी, तो देखो NR में जनरली क्या होता है ना, हम 195 लगाते हैं और हम बोलते हैं रेट इन फोर्स, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इनका कहना है कि भाई साहब, एक केस लो था 194E में भी एक केस लो जनरेट हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था इसमें कि अगर आपने टैक्स TDS डिडक्ट करना होगा 194E में एट ए स्पेसिफाइड रेट, ठीक है, इंडिकेट देयर इज़ नो नीड टू सी अ टैक्सेबिलिटी इन और रेट ऑफ टैक्सेबिलिटी इन हैंड्स ऑफ अ नॉन रेजिडेंट। तो ये बोलते हैं कि आपको स्पेशल रेट से TDS डिडक्ट करना है, तो यहाँ पर भी यही होगा। देखो मैं एक बार पढ़ा देती हूँ। इन द कंटेस्ट सेक्शन 195, सुनो, 195 is required to know whether the payment made by the deductor in is income in the hands of a non-resident recipient. Section 195 require deduct to any other sum chargeable under the provision of this act in rate in force। तो यहाँ पर रेट इन फोर्स से टैक्सेबिलिटी आती है अगर NR के ऊपर आती है। Thus there is a requirement that deductor need to verify if a sum is chargeable under the income tax act। The term rate in force is defined under section, इन्होंने डिफाइन कर रखा। It allowed benefit agreement under section 1990 eligible to determine the rate that which the tax to be deducted at source। Hence there is a further requirement to checking the amount of taxability under the tax treaty। तो इनका वही है कि स्पेसिफाइड रेट से लगा दो, रेट इन फोर्स से कर दो। अब ये बोलता है कि भाई साहब, अगर परक्यूसिट्स बेनिफिट्स की बात कर ही रहे हैं, तो अगर बेनिफिट मस्ट बी इन काइंड फॉर सेक्शन 194R, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। बेनिफिट काइंड में भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है। देयर इज़ ए रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट, ये क्या बोलता है, क्या कोई रिक्वायरमेंट है टू डिडक्ट 194R कैपिटल एसेट्स के केस में। तो मैंने बोला कि इसने कभी भी बाइफरकेशन नहीं किया है कि कैपिटल एसेट्स है तो हम नहीं लगाएंगे या लगाएंगे। तो यहाँ भले ही आप जैसे परचेज ऑफ लैंड हो, TDS अगर बेनिफिट मिल रहा है ना सामने वाले को, तो आपको यहाँ पर 194R में TDS काटने का रिक्वायरमेंट रहेगा। उसी तरीके से अगर बैंक जो है ना वो लोन को वेव करता है, तो भी वो आपको एक तरह का बेनिफिट ही दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बाद में एक्सेप्शन आ गए, तो मैं बता दूँ यहाँ पर एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन ये कहता है कि भाई साहब, इन केस में हम जो है TDS डिडक्ट नहीं करेंगे अगर लोन इन लोगों ने वेव किया। जनरली वहाँ शेड्यूल बैंक का जाते और ऐसा कुछ। तीसरा इनका कहना है कि रेंट फ्री एकोमोडेशन, आपने किसी को आपको किसी ने रहने के लिए घर फ्री में दिया, या फिर आपको किसी ने कार गिफ्ट करी, या फिर एज ए डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी आपको शेयर अलॉट हो गए, या फिर गिफ्ट ऑफ लैंड, तो क्या आपको ज़मीन गिफ्ट हुई, तो ये सारी बातों पर क्या TDS कटेगा? ऑफकोर्स कटेगा। एक्सेप्शन सिर्फ इस बात का है, तो मैं आपको बता दूंगी कि यहाँ लोन वेव के क्या एक्सेप्शन है। तो सुनो, ये देखो, सेटल ऑफ लोन वेव, ये बोलता है कि भाई साहब, कुछ केसेस है हमारे लिए जहाँ पर आप लोग क्या नहीं करोगे, नहीं TDS डिडक्ट करोगे। मैंने बोला कब, अगर लोन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, मैंने क्या बोला, लोन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने वेव किया है, शेड्यूल बैंक ने वेव किया है, कोऑपरेटिव बैंक ने वेव किया है, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल और रूरल बैंक ने वेव किया है, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने वेव किया, स्टेट इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट ने है, या फिर डिपॉजिट टेकिंग नॉन MBFC का है, सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है, पब्लिक कंपनी इंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग टर्म और रजिस्टर एसएससी रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ कंपनी। तो ये बोलता है सर 194R के पर्पज़ के लिए देख लेना। तो मैंने क्या बोला, नॉट बी सब्जेक्ट ऑफ टैक्स डिडक्ट एट सोर्स अंडर सेक्शन 194R। ये बोलता है कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, SFC, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, SIIC, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशंस, MBFC, सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट, पब्लिक कंपनी, रजिस्टर्ड असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, वेदर सेल्स या डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट आर बेनिफिट
और परक्यूसर्स। बताओ वेदर सेल्स डिस्काउंट। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि भाई साहब जो जैसे आप किसी शॉप पर आपने शॉपिंग करी और आपने उसने आपको डिस्काउंट दिया, ठीक है, सेल्स डिस्काउंट दिया, किसी ने आपको कैश डिस्काउंट दिया, आपने जल्दी पेमेंट किया, रिबेट आई, तो ये क्या सारे आपको बेनिफिट होते नहीं होते, ठीक है, ये सारे 194 आर में कवर नहीं होते, ये मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान रखना, ये कहता है कि टैक्स जो होता है 194 आर पे इन चीज़ों पर लगता है। इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट कि बस इसी पे लगेगा, सब पे लगता है, लेकिन ये कुछ केसेस हम बता रहे हैं। जैसे अगर किसी पर्सन ने आपको इंसेंटिव दिया है, जैसे इंसेंटिव इन फॉर्म ऑफ कैश, आप किसी पर्सन ने आपको कैश दिया है, या फिर उसने आपको कार दी है, टीवी दिया है, कंप्यूटर दिया है, गोल्ड चेन दी है, मोबाइल फ़ोन दिया है, तो ये सारे यहाँ कवर हो जाते हैं। मैंने क्या बोला, किसी पर्सन ने आपको कैश दिया है, कार दी है, टीवी दिया है, काइंड में कुछ दिया है, कंप्यूटर दिया है, गोल्ड चेन दी है या मोबाइल फ़ोन दिया है, यानी कि यहाँ पर ऐसा समझ सकते हो कि यार कैसे बताऊँ एक चीज़ कि भाई यार इन्होंने 2-4 चीज़ें अच्छी अच्छी कवर करी। जैसे कि मैरिज ओकेशन पे आपको पता है ये सारे गिफ्ट बहुत चलते हैं, मैरिज ओकेशन पे ये सारे गिफ्ट बहुत चलते हैं, किसी ने किसी को कार गिफ्ट करी हो, टीवी का चलता है, कंप्यूटर ठीक है, टीवी कंप्यूटर एक बार के लिए देना, तो बाकी गोल्ड चेन देना बहुत, मोबाइल फ़ोन देना, कार देना, ठीक है, कैश तो है ही है, कैश देना, बस टीवी और कंप्यूटर को थोड़ा सा अलग कर दो। टीवी कंप्यूटर भी देते हैं पर टीवी कंप्यूटर ठीक है, ज़रूरत होती तभी। अब ये आता है कि वे ना, तो याद रखना कि ये सारे पे TDS कटता है। अगर आपके किसी मतलब जैसे कि कोई टूर, यानी कि अब पर्सन स्पॉन्सर कर रहा है ट्रिप, तो अगर कोई पर्सन किसी पर्सन के लिए, किसी रिलेटिव के लिए वो टूर स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है ना, तो भी। तीसरा, अगर कोई फ्री टिकट्स है ऑफ एन इवेंट, आपको फ्री टिकट्स मिले, आप इस इवेंट में आना, तो आपको बेनिफिट ही दे रहा है। मेडिकल सैंपल्स आपको मिल रहे हैं, तो अगर आपको कोई पर्सन मेडिकल सैंपल दे रहा है फ्री ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, तो ये भी आ गया। अब देखना 194 आर कहता है कि भाई साहब जो ओरिजिनल बेनिफिट जिसको मिल रहा है ना, उसी के हाथ में TDS डिडक्ट होता है। अब वैल्यू जनरली परचेज प्राइस लेते हैं, और नहीं तो फिर हम कस्टमर्स को क्या प्राइस प्रोवाइड करेंगे बाहर, वो प्राइस हम ले लेते हैं। अब ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की कहानी है। देखो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के थ्रू क्या करवाती है, पब्लिसिटी करवाती है। दो केसेस हो सकते हैं, वो जो गुड्स है उनकी पब्लिसिटी करके वो गुड्स उन्हें वापस रिटर्न कर दे, ऐसे में TDS नहीं कटेगा, लेकिन वो अपने पास ही अपने यूज़ के रखेंगे तो वहाँ पर TDS कटेगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही बोलूँ कि भाई साहब अगर रीएम्बर्समेंट ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस होता है ना, तो एक किसी तरीके का वो नहीं है, वो बात नॉट कंसिडर बेनिफिट ऑफ परक्यूसिट्स, ठीक है सर। अब यहाँ कुछ क्लेरिफाई इन्होंने कर रखा है कि नॉट द बेनिफिट ऑफ परक्यूसिट्स। प्योर एजेंट के केस में इन्होंने कुछ चीज़ें बता रखी है कि आप अगर प्योर एजेंट आपको कोई सर्विस दे रहा है, आप उसे कुछ दे रहे हो, तो ये बेनिफिट ऑफ परक्यूसिट्स नहीं होगा। जैसे मान लो सप्लायर क्या करता है, आपका एक सप्लायर जो है एक्ट एज अ प्योर एजेंट टू अ रिसिप्ट ऑफ अ सप्लाई, तो वो सप्लाई रिसिप्ट करता है एज अ प्योर एजेंट एंड मेन मेक अ पेमेंट टू थर्ड पार्टी टू ऑथराइजेशन ऑफ सच रिसिपिएंट, तो क्या करता है, मेक अ पेमेंट टू थर्ड पार्टी, तो ये वाला केस फिर पेमेंट मेड द प्योर एजेंट बिहाफ ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सच। और तीसरा आता है कि प्योर एजेंट जो होता है वो थर्ड पार्टी को प्योर रिसिप्ट ऑफ सप्लाई कर रहा है, तो ऐसे केस में। अब मेरे को सुनना कि अगर मैं आपको बोलूँ डीलर कॉन्फ्रेंस टू एजुकेट अगर आप डीलर कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, डीलर को एजुकेट कर रहे हो, तो क्या ये आपका बेनिफिट में आएगा, नहीं आएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं इन्होंने बेनिफिट के लिए दे रखी है कि हम इसे कंसीडर करेंगे बेनिफिट। जैसे मान लिया आपने उनको क्या किया, ऐसे आपने बोला कि हम आपने टारगेट अचीव कर लिया, हमको ट्रिप पर घुमाने ले जाएंगे, या फिर आपने फैमिली मेम्बर एकोमोडेशन दिया, आप पूरी बोल रहे हो कि भाई मलेशिया आ जाओ अपनी पूरी फैमिली के साथ, हम वहाँ कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम अरेंज कर रहे हैं सब कुछ। आप डीलर कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, डीलर बिजनेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसके लिए, ठीक है, स्टे के लिए जो भी है, आउट स्टे जाने के, ओवर स्टे करने के लिए, या फिर एक्स्ट्रा जो सारी चीज़ें आ जाती है बेनिफिट में, ठीक है। अब ध्यान रखना कि अगर ए ने गिफ्ट दिया है बी को, ठीक है, एज ए डीलर बी यूज़ द कार फॉर अ बिजनेस पर्पज, तो बोलता है कि भाई बी हैज़ इंक्लूडेड द बेनिफिट ऑफ इनकम इन इनकम टैक्स एंड इट वुड बी डीम टू बी कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट। क्या होता है ना सर, जब TDS डिडक्ट होता है तो TDS डिडक्ट होने के बाद वो उसकी डीम्ड कॉस्ट बन जाती है। जैसे मान लो राम ने श्याम को गिफ्ट दी, अब कार गिफ्ट दी, क्योंकि कार का गिफ्ट में आई तो वैसे तो वैल्यू ज़ीरो हो गई, लेकिन चूँकि यहाँ पर TDS डिडक्ट हुआ तो वो एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी, समझ रहे हो, जितना अमाउंट कटा है ना वो उसकी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी कार की, ठीक है। अब ये मेरी बात सुनना, 20,000 वाला अमाउंट मैंने आपको बता ही दिया था, 20,000 से ज़्यादा होगा तभी 20,000 पर कोई TDS नहीं कटेगा। 194 आर जो होता है वो एम्बेसी और हाई कमीशन पर नहीं लगता है। और अगर मैं बोनस और शेयर्स के बारे में बात करूँ, बोनस और राइट शेयर के बारे में बात करूँ, तो ये बोलता है कि बोनस शेयर ऑल शेयर होल्डर्स बाय अ कंपनी इन अ पब्लिक और सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड।
नो रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट इशुएंस ऑफ बोनस और राइट शेयर्स बाय, यानी कि सर डायरेक्टर को अगर कंपनी शेयर दे रही है तो बेनिफिट दे रही है, लेकिन अगर आप अपने को क्या कर रहे हो, आप अपने शेयर होल्डर्स को बोनस या राइट शेयर दे रहे हो ना, तो वो जो है वो बेनिफिट्स में नहीं काउंट होगा। दैट इज़ अ वेरी मच क्लियर।